जी। तो वहीदुल्ला, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला ये डायग्राम, कि वो बता रहा है हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का स्लोप, कि आपका जो आईसी कर्व होता है उसका स्लोप क्यों इस तरह होता है, कि यार ये इस तरह शुरू में थोड़ा उसमें स्टीपनेस ज्यादा और फिर उसमें वो आ जाती है क्लियर हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो ये इस वजह से कि शुरू में अगर आप देखें कि हम जब एडिशनल 3 यूनिट्स गेन करते हैं तो हमें शुरू में ज्यादा यूनिट्स लॉस करने पड़ रहे हैं। देखो 4 यूनिट को लॉस करके ना मैं 3 यूनिट्स को गेन कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे आप गुड एक्स के नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं और आप, आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आवाज आ रही है कि नहीं? अदनान कह रहे कि क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। अदनान भाई आपकी तरफ से कोई मसला है उसको जरा टेक्स्ट कर ले यार। ठीक है जी, के रिकनेक्ट कर ले वो, अदनान को टेक्स्ट कर लो कि यार रिकनेक्ट कर ले। ठीक है ना? तो मैं कह रहा था कि शुरू शुरू में जब हम गुड एक्स के ज्यादा यूनिट्स गेन करने की कोशिश करते हैं तो हमें गुड वाई के ज्यादा यूनिट्स को लॉस करना पड़ रहा है। देखिए आप 3 यूनिट्स गेन कर रहे हो तो आपने 4 यूनिट्स को लॉस कर लिया। लेकिन एक टाइम आ जाता है कि जब आप एक्स के ज्यादा यूनिट्स गेन करते हो लेकिन आपको वाई के यूनिट्स को कम लॉस करना पड़ रहा है। देखो आप इधर 6 यूनिट्स गेन कर रहे हो ना, जब आप इधर 6 यूनिट्स गेन कर रहे हो तो आपको गुड वाई के 1 यूनिट्स को लॉस करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से शुरू शुरू में जब आप एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स गेन करने की कोशिश करते हो तो आपको गुड वाई के भी ज्यादा यूनिट्स को लॉस करना पड़ रहा है, और बाद में जब आप एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स गेन करते हो तो फिर कम यूनिट्स। तो इसी वजह से आपका ये कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, और ये इसी वजह से। क्लियर वहीदुल्ला? तो इसमें भाई मेरे ये पॉइंट था, वो मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन ना, कि आप पहले आपकी रेशियो हाई होती है फिर आपकी रेशियो कम होती रहती है। तो ये डायग्राम ये हमें बता रहा था, इस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक ये समझे। जी किसी और का कोई सवाल? जी काइंडली कोई और सवाल हो तो पूछ ले, वरना मैं फिर आगे इस टॉपिक की तरफ चलाता हूँ। चल नहीं है। अच्छा, हमने देखे इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, और इंडिफरेंस कर्व में हमने ये पढ़ा कि मैं ठीक है देखते हैं ना, आपका तो हो जाएगा लेकिन हमारा भी टाइम है। सही है, हो जाएगा यार, हो जाएगा। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर देखिए इक्विलिब्रियम होती क्या चीज है। देखिए इक्विलिब्रियम के आपका ऑप्टिमम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस द ऑप्टिमम पॉइंट या द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर इज गेटिंग फ्रॉम हिज गुड एंड सर्विसेज। ठीक है ना? सो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहेंगे जब एक कंज्यूमर अपने गिवन सोर्स ऑफ इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा हो। जैसे अगर आप देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, तो कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, जिधर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी। इसी तरह अगर आप ई की मार्जिनल यूटिलिटी में देखें तो कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जब दो गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटीज आपस में इक्वल थी यानी बराबर थी। ठीक है ना? और उधर उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी। अब चूंकि हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं और हमें पता भी है कि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को फिगर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो भाई हमें किस तरह पता लगेगा कि एक कंज्यूमर जो है ना वो ऑप्टिमम पॉइंट पे है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, तो भाई मुझे किस तरह पता लगेगा? तो भाई इससे पहले हमने बजट लाइन पढ़ा, और बजट लाइन में हमने पढ़ा कि यार वो हमें एक इनकम लाइन बताती है कि इसके अंदर अंदर रहकर आप अपने लिए दो गुड्स के कॉम्बिनेशन खरीद सकते हो। और इससे पहले हमने इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ा, कि इंडिफरेंस कर्व में हमने ये पढ़ा कि यार मैं इस कर्व पे कोई भी पॉइंट्स उठा लूं, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लूं,
ठीक है ना, वो मुझे ना इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अगर ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कोई मसला नहीं होगा। अब क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, ऑप्टिमम पॉइंट पे होगा, या मैक्सिमम सेटिस्फाइड पॉइंट पे, या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे वो होगा। अब ये द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा या ऑप्टिमम पॉइंट पे होगा वियर द प्राइस लाइन या बजट लाइन, where the price line या budget line is tangent to the highest attainable indifference curve from below। a consumer in short के consumer इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा जिधर उसकी बजट लाइन या प्राइस लाइन या इनकम लाइन टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व के। किस तरह, आ जाते हैं डायग्राम की तरफ, क्योंकि हमें डायग्राम की जुबान, ये तो हमने चीजें की है ना, हमें डायग्राम की जुबान ही समझ आ जाती है। ये बजट लाइन भी हमने किया है, ठीक है जी। ये इसको भी छोड़ देते हैं, ये आ जाते हैं। ये इंडिफरेंस पर ये आप देखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जैसे जैसे मैं फ्रूट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे मैं फ्रूट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स को डिक्रीज कर रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट, मैं अगर सिर्फ अपने पैसे फ्रूट्स पे कंज्यूम कर लूं तो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स गेन कर सकता हूं सारे के सारे, और अगर मैं सारे के सारे पैसे वेजिटेबल पे कंज्यूम कर लूं तो मुझे ना इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। क्लियर जी। ये हमारा इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन, काइंडली इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन सारे कंफर्म कर दें, क्योंकि तो हम पढ़ भी चुके हैं मुख्तलिफ और डायग्राम्स में। सी ये देखिए आप, दिस इज द बजट लाइन, दिस इज बजट लाइन, ये तो आप लोगों को पता है। क्लियर जी। दिस इज इंडिफरेंस कर्व, ये भी आप लोगों को पता है। दिस इज इंडिफरेंस कर्व, दिस इज हायर इंडिफरेंस कर्व, एंड दिस वन इज हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा ना कि हायर लेवल ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये आपका एक इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, ये तीसरा, तो दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप एज वेल। इंडिफरेंस मैप उसको कहते हैं कि जब आपने बहुत से इंडिफरेंस कर्व ड्रा किए हो तो इसको इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक और टर्मिनोलॉजी जो हमने आज सीखी कि अगर एक उसमें हमने ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ड्रा किए हो ना तो उसको हम इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। क्लियर जी। अब हम आ जाते हैं अपने असल पॉइंट्स की तरफ। देखिए ये जो ये मेरी बजट लाइन है और इसी बजट लाइन पे रह के ना मैंने ना अपने लिए कॉम्बिनेशन उठानी है और मैंने अपनी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करनी है। अब ये पॉइंट में अचीव नहीं कर सकता, ये इंडिफरेंस कर्व में अचीव नहीं कर सकता, ये तीसरा वाला ये क्यों? क्योंकि यार ये मेरे पॉकेट मनी से आउट ऑफ अप्रोच है, आउट ऑफ अप्रोच, ये मेरे लिए अटेनेबल नहीं है पॉइंट कि मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे चला जाऊं अनलेस एंड अनटिल कि मेरे पास मेरे इनकम में इजाफा हो और ये बजट लाइन इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, अनलेस एंड अनटिल कि ये बजट लाइन इधर शिफ्ट हो। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट्स को अचीव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स मेरे लिए अनअटेनेबल पॉइंट्स है, यानी मेरी कैपेसिटी से, मेरे बजट लाइन से, मेरे बजट से ये अभी आउट है। क्लियर जी। तो काइंडली इस U2 में कोई मसला, इस कर्व में तो मैं आ ही नहीं सकता ना भाई, क्योंकि ये मेरे लिए आउट ऑफ अप्रोच है। ठीक है जी, तो ये तो हमारा मसला खत्म हुआ, क्योंकि ये पॉइंट अटेनेबल ही नहीं, तो इस पे तो हम डिस्कशन नहीं कर। आप इतना लिखे कि यार दिस इज आउट ऑफ अप्रोच एंड वी कैन इट इज नॉट अटेनेबल फॉर अस। ठीक है ना, ये मेरी कैपेसिटी से, ये मेरे बजट लाइन से आउट है। यार अगर मैं इस की तरफ आ जाऊं, मैं अगर ये
ये U1 की तरफ अगर आ जाऊं, ये U1 की तरफ, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट उठाता हूं कि 3 यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स और 5 यूनिट्स ऑफ वेजिटेबल, फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट उठाता हूं, ये पॉइंट, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है ना, या मैं ये पॉइंट उठाता हूं, या मैं ये पॉइंट उठाता हूं, या मैं ये पॉइंट उठाता हूं, या इधर ये पॉइंट उठाता हूं फॉर एग्जांपल। सो ये जो है ना, ये तो मेरे लिए अटेनेबल है, लेकिन ये मेरे लिए ना एफिशिएंट नहीं है। मैं इससे बेहतरीन ऑप्शन ले सकता हूं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये कि इस पॉइंट पे मैं अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। ये पॉइंट्स तो मेरे लिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट तो मेरे लिए अचीवेबल है, लेकिन ये मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है। मेरे पास, मेरे बजट अलाउ करता है कि मैं कोई बेटर ऑप्शन खरीद लूं या इससे ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लूं, लेकिन ये मेरे लिए इनएफिशिएंट है। ये तीनों पॉइंट जो है ना, इसका मतलब ये कि इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी का मतलब ये कि मैं अपने रिसोर्सेज को, यानी अपनी इनकम को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए, ये भी मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ये भी मेरे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं था, क्योंकि ये मेरे आउट ऑफ अप्रोच था, और मैं ये अपनी कैपेसिटी में, विद इन गिवन कैपेसिटी में, मैं इस पे जो कॉम्बिनेशन थे ना, उसको मैं बाय नहीं कर सकता था। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो लकीर है U1, ठीक है ना, इस पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मेरे लिए अटेनेबल पॉइंट से, अचीवेबल पॉइंट से, मैं विद इन गिवन सोर्स ऑफ इनकम में इसको खरीद सकता हूं, लेकिन ये एफिशिएंट पॉइंट नहीं है, ये मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। मेरी इनकम अलाउ कर रही है कि मैं आगे जाके कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन खरीदूं, वरना, ठीक है ना, और हालांकि मैं इधर स्टक हो चुका हूं, तो ये भी मेरे लिए एफिशिएंट पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल, इसी पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये भी मेरे बजट लाइन से आउट है। इसी तरह यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी मेरे लिए बजट लाइन से आउट है, तो मैं इसको नहीं ले सकता, ये मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये मेरे बजट लाइन के राइट साइड पे है, तो ये मेरे कैपेसिटी से आउट है जी। यहां तक कोई पॉइंट जी? जो न्यू कमर्स है, सुलेमान, आयशा, आप थोड़े से वो हो गए, लेट हो गए, तो काइंडली कोई मसला है तो बता दें। वहीदुल्ला, हफ्सा, हारिस, समद, दाऊद, शाबाश बच्चे पूछें, क्लियर है सर। बाकी भी कंफर्म कर दें। ये अदनान, हमजा, इकरा, लाए बशा, बच्चे पूछें। क्लियर सर। 8:40 पे जी, 8:40 पे आयशा, वही 8:40 पे नया टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, सही है भाई। तो दो पॉइंट्स, दो ऐसे पॉइंट्स कि एक तो ये पॉइंट्स तो मेरे लिए अचीवेबल नहीं है। अच्छा, अब कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे आप पूछें, ठीक है। ये पॉइंट्स, इस पे जो वो तो मैं अचीव नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे लिए अनअटेनेबल पॉइंट्स है और मेरे बजट लाइन से आउट है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है कि ये मेरे लिए अटेनेबल है, अचीवेबल है, लेकिन मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है। मेरे बजट लाइन मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं किसी बेटर ऑप्शन पे चला जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं यहां अभी तक स्टक हूं। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होगा जिधर आपका बजट लाइन टेंजेंट करे एंड डिफरेंस कर्व को, वो मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, मैं समझ उधर भी समझा लेता हूं, क्लियर जी। तो वो पॉइंट कि जिधर एंड डिफरेंस, जिधर बजट लाइन टेंजेंट हो एंड डिफरेंस कर्व के, सो वो पॉइंट मेरे लिए कहलाता है फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और हम कहेंगे कि कंज्यूमर इस पॉइंट पे, कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू एंड डिफरेंस कर्व, सही है ना।
तो आप यहाँ देखें 5 5 पे वो टेंजेंट है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ये जो टेबल है ना आयशा बच्चे, ये देखें आप कि दो ही गुड्स हमें दिए हुए हैं और ये नंबर ये यूनिट्स में, ये रुपी, ये यूटिल्स में नहीं है, मतलब ये फिगर्स में नहीं है, ये यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 फ्रूट्स 7 5 इसी तरह वेजिटेबल, क्लियर जी। तो देखिए जैसे जैसे आप फ्रूट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा कम कंज्यूम करते जाएंगे, आपने वेजिटेबल के नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा करने हैं। या आप इसको वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वेजिटेबल के यूनिट्स कम करता जाऊंगा तो मुझे फ्रूट्स के यूनिट्स ज्यादा होते जाएंगे। और पहले अगर आपको तो मैंने एक आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर किया था जिसपे मैंने एमआरएस भी कैलकुलेट किया था। तो देखिए जैसे जैसे आप फ्रूट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स कम कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपने वेजिटेबल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होते कंज्यूम करते जाएंगे, और इसी वजह से ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्लियर जी। अब आप देखें ये तो यहां से तो हमें इंडिफरेंस कर्व का पता लग जाएगा। और फॉर एग्जांपल हम इज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट, सही है भाई। देखो वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि यार इधर ये आप देखें, ये भी यार उस दिन भी हमने पढ़ाया था आपको कि शुरू में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, जी मैं वही उसी की तरफ आ रहा हूँ सलमान, कि शुरू में आपने एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स को लॉस करना पड़ेगा। ठीक है देखिए इधर आप देखिए इसी टेबल से समझ देखिए सलेमान भाई कि इधर आप ना ये देखें, इधर आप 10 फ्रूट्स और 2 वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं। यार हर किसी वो कॉम्बिनेशन हो सकती है ना सलमान, ठीक है ना, यूनिट उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैंने 3 यूनिट्स को लॉस किया, तो आप इधर क्या कर रहे हैं, 3 को गेन कर रहे हैं। ठीक है जी। इधर आप 3 यूनिट्स को लॉस कर रहे हैं, इधर आपको कोई यूटिलिटी वो नहीं मिल रही आप, ठीक है ना, आप इस पे ज्यादा वो कम कंज्यूम करें, इसी पे वो कांस्टेंट ही रहेगा आपका। ठीक है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल इस पे 2, इस पे कांस्टेंट। ठीक है। अगर इस पे फॉर एग्जांपल आप 1 लॉस कर रहे हो तो इधर आप 5 गेन कर रहे हो। तो ये मुख्तलिफ वो कॉम्बिनेशन है। मैंने वो आपको जो डायग्राम शेयर किया था ना टेबल, उसमें सही कैलकुलेशन की थी। ये थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज करे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं कि फॉर एग्जांपल आप इधर 2 यूनिट्स गेन लॉस कर रहे हैं ना, तो इधर आप कोई भी गेन नहीं कर रहे हो। हालांकि ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। मैंने इससे जो पहले आपको टेबल शेयर कराया था ना, तो अगर आप उसको समझेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इधर अगर आप इधर भी देख लें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इधर आप लॉस कर रहे हो, ठीक है, तो इधर आप कोई भी गेन नहीं कर रहे हो, इधर आप एक और लॉस कर रहे हो, इधर आप 5 गेन कर रहे हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो उसने बनाई हुई है, सही है ना सुलेमान। ठीक है भाई। तो इधर सुनो, इसको कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसको ना अगर आप ये लॉस कर रहे तो इसको फिर बढ़ना भी चाहिए था, जिस तरह यार ये हो रहा है। लेकिन अगर वो उसे टेबल इस तरह दिए तो इसमें कोई मसला नहीं है, सही है भाई। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका इस पॉइंट पे। जरूर नहीं किया फॉर एग्जांपल आप ये ना, इधर आप 2 कर लो, इधर आप 5 कर लो, इधर आप 9 कर लो, इधर आप 11 कर लो, इधर आप 15 कर लो, इस तरह कर लो। सही नहीं सही मानते। अगर इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि यार ये कांस्टेंट वो कम हो रहा है तो ये इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, नहीं, ये ज्यादा भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है वो। जी टेबल शेयर किया मैंने, हाँ उसने ये टेबल बनाया ना देखो। लेकिन कंसेप्ट भाई आपने सलमान भाई मेरे ये समझना है ना, कन्वेक्स टू ओरिजिन ये क्यों होता है यार। उस दिन जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, अगर लॉजिकली आप इसके प्रॉपर्टीज को देखो ना, तो फिर अगर ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ना चाहिए, इसलिए तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है कि जब आप एक के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो दूसरे के कम, या दूसरे के कम करते जाओगे तो फिर पहले वाले के कम करते जाओगे तो दूसरे के फिर ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे आपको। ठीक है भाई। तो इसलिए तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ना, सही है भैया। बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन कोई भी उठा सकता है, इस पे वो जो भी कॉम्बिनेशन उठाएगा ना, 2 10
7 5 5 5 3 5 2 5, उसको ना इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए तो फिर हम इसको ना बजट लाइन के साथ ड्रा करके वो मैक्सिमम पॉइंट, जो आप भी पूछ रहे थे कि सर हमें किस तरह पता लगेगा, तो उस टाइम मैंने कहा था कि अगर बजट लाइन उस टाइम हमने नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा यार वो जो भी कॉम्बिनेशन उठाएगा उस पर वो मैक्सिमम पॉइंट्स उठा होगा और इक्वल। लेकिन अब क्योंकि हमने बजट लाइन भी पढ़ लिया, तो यही भाई मैंने अभी यार इंशाल्लाह जब लेक्चर की रिकॉर्डिंग शुरू से आप देख लोगे ना हमजा भाई, तो ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये वहीदुल्लाह ने भी ये पॉइंट्स अभी पूछा था और मैंने उसको समझाया भी था, तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग में आया होगा, तो वो आप ना उसको लेक्चर में शुरू में से देख लोगे 2-3 मिनट पहले, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। वाई का जवाब मैंने उधर दिया हुआ है। ठीक है भाई। तो सुलेमान हम कहते थे, आपने पूछा था कि सर हमें किस तरह पता लगेगा कि हम इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, तो उस टाइम हमने चूंकि बजट लाइन नहीं पढ़ा था जब आपने ये सवाल किया था, तो मैंने कहा वो जो भी कॉम्बिनेशन उठाएगा उसको टेस्ट होगा वो उसको मिल जाएगा। लेकिन अब अभी आपके सवाल का ही जवाब कि जिधर बजट लाइन भी हो और आपका इंडिफरेंस कर्व भी हो, तो जिधर ये टेंजेंट करे वो कंज्यूमर उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम यानी मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। सही है ना? तो आयशा अभी आपको टेबल क्लियर है कि नहीं, ये डायग्राम और टेबल? जी सुलेमान, जी सुलेमान भाई आपको क्लियर है? ठीक है ना? अब आप देखें, अब अभी मैं इस देखो, इधर तो मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हूं ना, लेकिन मैं ये कॉम्बिनेशन, ये और ये कॉम्बिनेशन में नहीं उठा सकता। फॉर एग्जांपल ये वाले, या तो मैं 10 के 10 फ्रूट के उठाऊंगा या 10 के 10 मैं वेजिटेबल के उठाऊंगा। ठीक है, मैं 10 ये नहीं कि 10 फ्रूट के और 10 वेजिटेबल के इकट्ठे उठा लूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास इनकम वो मुझे इजाजत नहीं देते। तो ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन में 10 में इसके उठा दूं और 10 यूनिट्स में इसके उठा लूं, ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन के राइट साइड पे हैं और ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर मैं सिर्फ 10 यूनिट, सिर्फ 10 यूनिट इसके उठा सकता हूं, फिर 0 यूनिट्स वेजिटेबल के, या 10 यूनिट्स में वेजिटेबल के उठा लूंगा और 0 यूनिट्स फ्रूट के, तो वो फिर ठीक है। लेकिन फिर भी वो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम दो गुड्स का पढ़ रहे हैं, तो हमने दोनों गुड्स पे वो कंज्यूम करके ना वांट्स को सेटिस्फाई करना होगा और मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल करना होगा। तो जरा पूछ ले आप, अब ये जरा आप पढ़ लें भाई, जरा ये पढ़ दीजिए ये जरा, इंशाल्लाह ये मजीद क्लियर हो जाएगा। देखो कहते हैं कि combination of 3 fruits, combination of 3 fruits and 5 vegetable is not an optimal point। अगर मैं ये optimum point ये नहीं होगा। क्यों? रीजन बता, बिकॉज द हायर स्टेट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल एट 5 फ्रूट एंड 5। मैं इससे बेटर ऑप्शन पे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बजट लाइन भी मुझे अलाउ कर रहा है। सही जी। तो अगर वो आपको इस तरह बना बनाया डायग्राम दे देना, तो फिर आप लोगों ने भी एक्सप्लेन कराना होगा कि सर ये पॉइंट में दे सकता, मैं ये पॉइंट्स और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स आउट ऑफ अप्रोच आप देखें। द कंज्यूमर वुड हैव हाई यूटिलिटी इट्स फ्रूट सेम, ये इधर आप देखें इट्स फ्रूट सेम, देखो ये वो कहते हैं कि यार मैं इस पॉइंट को भी नहीं उठा सकता। क्योंकि बजट लाइन के राइट पे है, और राइट पे मतलब ये कि मेरे बजट से आउट है। वो कहते हैं मैं यार ये पॉइंट्स भी नहीं उठा सकता, ये वाला पॉइंट्स भी, और मैं इस तरह ये वाला पॉइंट्स भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सेम वही बजट की राइट की तरफ है। ये बजट राइट मतलब कि बजट लाइन से आउट है। ठीक है भाई।
the optimal point या the optimum point. Optimal points या the optimum occurs where the indifference curve and the budget lines are tangent, and this is called the consumer equilibrium. ये points. ठीक है, तो सर को मूव कर लेते हैं हर इस बाकी भी आप लोगों को तसल्ली होनी स्पीशी यार हो जाएगा ना, अभी सुकून से थोड़ा सब्र करें। ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है भाई ये, इसलिए मैं इस पे टाइम लगा रहा हूँ। तो ये था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम इसमें ना एक्सटेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि आप इसमें ना अगर एक्सटेंशन होती है तो फिर क्या सीन होगा। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है सही है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको आप ना मार्क कर दीजिए कि द ऑप्टिमल पॉइंट्स वेयर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x इन गुड ए या मार्जिन डिवाइड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ, इस तरह आपको ना कि यार ऑप्टिमल पॉइंट्स कौन सा पॉइंट होगा, जिस तरह आपको 2-3 ऑप्शन दिए होंगे ना कि फॉर एग्जांपल आपको कहा होगा कि यार मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय p ऑफ x इस तरह, ठीक है ना, या p ऑफ y मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y, इस तरह 2-3 ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो आपसे पूछेगा कि यार इसमें ना सही कौन सा है, तो ये सही है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ y यानी गुड a मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड a मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड b डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x या गुड ए एंड प्राइस ऑफ वाई या गुड वाई। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप याद कर ले बस, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। ये वही ऑप्टिमम पॉइंट्स कि यार इस पॉइंट पे हम ऑप्टिमम पॉइंट्स पे होंगे, इस पॉइंट पे हम अचीव नहीं कर सकते, ये हमारे लिए आउट ऑफ अप्रोच है। तो ये इसने रिपीटेशन की, ये शेडेड एरिया जो है ना ये वाला, ये जो शेडेड एरिया है ना ये यहाँ से, ये हमारे लिए एफिशिएंट हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ऑप्टिमम पॉइंट और ये हमारे आउट ऑफ अप्रोच। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंस कर्व की। यार अगर एक्सटेंशन होती है, देखो मैंने आपसे कहा उस दिन कहा था कि बजट लाइन में 2-3 वजूहात की बिना पर वो एक्सटेंशन हो सकती है। एक, आपकी इनकम अगर बढ़ती रहती है तो तब क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम ये हो, ठीक है जी, और आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी बजट लाइन या इनकम लाइन इधर शिफ्ट होगी, या अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो ये इस तरफ। तो अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी बजट लाइन इस तरफ मूव करेगी, अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी बजट लाइन इस तरफ मूव करती है। ये तो इनकम की वजह से, लेकिन एक इफेक्ट होता है कि प्राइस की वजह से भी इफेक्ट आ जाता है। प्राइस की वजह से इसलिए कि फॉर एग्जांपल ये था आपका ओरिजिनल बजट लाइन, क्लियर जी, और फॉर एग्जांपल ये था आपका गुड एक्स और ये था आपका गुड वाई। तो अगर गुड वाई की प्राइस कांस्टेंट रहती है, ठीक है, जबकि गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो आपका बजट लाइन फिर इस तरफ शिफ्ट होगा। कहने का मतलब ये कि आप उसी गिवन लेवल ऑफ इनकम में गुड एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा खरीद सकते हो और ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बजट लाइन था, और फिर इसके साथ साथ हम इंडिफरेंस कर्व भी ड्रा करते जाएंगे तो वो एक्सटेंशन आ जाती है हमारी बजट लाइन में और इंडिफरेंस कर्व में। तो जी इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अगर है तो पूछ लें, क्योंकि अभी जो जितने भी आएंगे जो टॉपिक्स आएंगे हमारे इस चैप्टर में वो इसी से रिलेट करते होंगे। अब आप देखें इधर यूजिंग द बजट लाइन, कि अब आप ये था हमारा ओरिजिनल बजट लाइन, ये वाला फॉर एग्जांपल ये, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम इधर इंडिफरेंस कर्व ने टेंजेंट किया, जब टेंजेंट किया तो ये मेरे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और इसी पॉइंट पे हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था। लेकिन अचानक प्राइस गिर गई गुड एक्स की, गुड एक्स की जब प्राइस गिर गई, जबकि गुड वाई की प्राइस हमारे पास कांस्टेंट रही, तो ये कर्व हम इस तरह ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब हम गुड एक्स के नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा खरीद सकते हैं, जब एक्स की प्राइस गिर गई तो हमारे परचेजिंग पावर में इजाफा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू गुड एक्स, और हम गुड एक्स के ज्यादा यूनिट खरीदेंगे, तो जब गुड एक्स से ज्यादा यूनिट खरीदेंगे तो हमारा बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जब ये गुड वाई की प्राइस तो कांस्टेंट रही,
यार गुड वाई की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो उसका भी वही सेम, ठीक है। तो ये आप देखें, फिर हम कहते हैं कि यार हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट इस तरह, और ये हम कहेंगे ये इस तरह चलता जाए। क्लियर जी? तो अब आप ये देख लें। तो अगर आपको प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज, इनकम में इंक्रीज डिक्रीज, बजट लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो आइंदा इस टॉपिक में आपको कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि यार दोनों की प्राइस गिरती, तो अगर हमारे पास ओरिजिनल बजट लाइन ये था और ये हमारे पास डिफरेंस कर्व था, अगर दोनों की प्राइस गिरती तो फिर हमारा बजट लाइन इस तरफ शिफ्ट होता ना, फिर हम गुड एक्स के भी ज्यादा यूनिट खरीद सकते थे और गुड वाई की भी ज्यादा यूनिट्स, तो हमारे लिए बजट लाइन फिर ये था और हमारे डिफरेंस कर्व कुछ इस तरह था फिर। ठीक है, तो हम इज्यूम कर लेते हैं कि गुड एक्स की प्राइस कांस्टेंट रही, सॉरी गुड वाई की प्राइस कांस्टेंट रही और गुड एक्स की प्राइस में इजाफा हुआ। वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि यार अगर जस्ट इज्यूम दैट कि हमारे पास ओरिजिनल बजट लाइन था, गुड एक्स की प्राइस कांस्टेंट रहती है, जबकि गुड वाई की प्राइस में डिक्रीज आ जाता है, तो फिर हमारा कर्व कुछ इस तरह बनता है फिर ये। तो ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन और फिर ये हमारा दूसरा बजट लाइन। जी, सुलेमान, हारिस, हफ्सा, आयशा, समद, दाऊद, हमजा। ठीक है ना भाई, तो आपको जो भी सिनेरियो दे दें, सुलेमान भाई, हारिस भाई, ठीक है ना, तो आप उसको ना कोप अप कर सकते हो इंशाल्लाह, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इसमें अगर आपको बजट लाइन समझ आती हो, बाकी आसान, इसमें कोई भी नहीं, इंशाल्लाह अभी आप आगे देंगे ना तो इसमें कोई मसला नहीं, और इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेंगे वो आपसे। अब इंशाल्लाह हम पास पेपर करेंगे तो मजीद आपको कोई मसला इसमें नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यार ये तो हम लोगों को पता है ना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि अगर एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स हो और आपस में कंपीट्स कर रहे हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कोक, पेप्सी, 7 अप और ये अपना स्प्राइट वगैरह, ठीक है ना, टी, कॉफी, मटन, मीट, इस तरह की चीजें, ठीक है ना, मटन, चिकन। तो अगर इस तरह की चीजें हो तो दे सब्स्टिट्यूट गुड, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आता हो तो फिर क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल रिज्यूम कर लेते हैं कि गुड एक्स और गुड वाई जो है ना वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है ना, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट, ये मतलब पेप्सी और ये आपका कोक वगैरह, सही है जी। तो फॉर एग्जांपल आप ओरिजिनल बजट लाइन ये आपका ये ओरिजिनल बजट लाइन आपका, और ये आपका फॉर एग्जांपल आपका IC1 फॉर एग्जांपल ये था। अब हुआ क्या कि गुड एक्स की जो प्राइस है ना, गुड एक्स की प्राइस वो गिर गई, फॉर एग्जांपल कोक की प्राइस गिर गई। जब कोक की प्राइस गिर गई तो होगा क्या कि नंबर ऑफ कस्टमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि यहां में नंबर, और इसकी प्राइस कांस्टेंट नहीं, तो इसकी प्राइस कांस्टेंट रह गई लेकिन इसकी प्राइस में डिक्रीज आया, फिर भी इसके नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। जब कोक की प्राइस में डिक्रीज आ गया तो नंबर ऑफ कंज्यूमर में इंक्रीज आ जाएगा, हालांकि इसने प्राइस डिक्रीज नहीं की, पेप्सी ने प्राइस डिक्रीज नहीं की, लेकिन फिर भी इसके नंबर ऑफ कंज्यूमर में डिक्रीज आ जाएगा, तो आपका बजट लाइन ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से डिक्रीज हो जाएगा, जंप लगाएगा इधर पे, और यहां से जंप लगाएगा इंक्रीज आके ना इधर पे, तो ऑटोमेटिकली आपका ना दूसरा इंडिफरेंस कर्व फिर इधर कहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको एक ही कर्व में ड्रा कर ले, फॉर एग्जांपल एक ही इंडिफरेंस कर्व, तो आपका एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूटेड गुड की प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आता हो